Hello dear friends, I am Govind Lohia and we are here to learn some concept of chemistry as per the Maharashtra State Board. In previous lecture we have gone through the concept of matter, classification of matter and the basic thing. और हमने जो पिछले लेक्चर में देखा था सबसे इंपॉर्टेंट वो देखा था कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जहां हमने 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखे थे और इसको हमने बहुत अच्छी से दूसरे यानी पार्ट 2 में हमने कवर किया था, पार्ट 3 में हमने लेक्चर लिए थे इसके और एग्जाम्पल के साथ कवर किया था और मैंने बताया भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है, यानी इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बनेगा। जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि एंटोनी लेवोनिज़र ने दिया था, जिनको हम बोलते थे कि दिस इज अ फ्रेंच साइंटिस्ट, और इनको हमने ये भी बोला था कि दिस इज टू बी रेफर्ड एज दैट इज अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, किनको? एंटोनी लेवोनिज़ियर। उसके बाद में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमने देखा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बाद में हम लोग जब आगे बढ़े लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमने देखा, है ना। तो ये सब चीजें देखी, जोसेफ प्राउस ने हमें बताया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो हमने बात की थी। तो यहाँ पर भी हमने बात किया था कि जॉन डाल्टन ने ये लॉ बताया था। फिर गे लुजैक्स लॉ, ये तो हमने दैट मीन्स नाम से ही पता चला, गे लुजैक्स लॉ दैट इज गैसियस वॉल्यूम का है। एंड द लास्ट वन इज द एवोगाड्रो लॉ। तो ये सब कुछ चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। अब आज हम लोग देखने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो हम लोग चलते हैं हमारे स्लाइड के ऊपर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इसके पहले भी हमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहीं ना कहीं 10th स्टैंडर्ड में या और कहीं आई है, फिर भी हम लोग यहाँ पर आज उसी के साथ शुरू करते हैं। दिस इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन 1908. So what Dalton's proposed? Dalton's proposed that matter consists of tiny individual particles and this is to be called as atom. So what do we mean by atom? Atom is a part of matter and that is or the matter is composed from the atoms, that is tiny indivisible particles, जो कि हम लोग बात करेंगे कि छोटे छोटे पार्ट में और डिवाइड नहीं हो सकते। आप एटम को और डिवाइड नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ टाइनी, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेटमेंट, all the atoms of the given element have identical properties including mass, atoms of a different element having a different in mass. अगर हम लोग बात करें एलिमेंट के बारे में तो कॉपर इज अ एलिमेंट हैविंग अ एटॉमिक मास इज 63। तो कॉपर का 63.5 एटॉमिक मास ये यहाँ पर का भी है, या आप इंडिया का कॉपर लो, आप यूएसए का कॉपर लो, या हम लोग कहीं से एक्सपोर्ट करा के ला रहे हैं, है ना। तो हम लोग कहीं से इंपोर्ट करके ला रहे हैं या हम लोग कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो कहीं पे भी कॉपर अगर हम लोग बोलते हैं और उसके आइडेंटिटी अगर कॉपर एज ए एलिमेंट है तो उसका मास सेम रहेगा 63.5। एट द सेम टाइम एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग अ डिफरेंट इन मास। डिफरेंट एलिमेंट हैविंग अ डिफरेंट इन मास का मतलब है जैसे कोई एलिमेंट है, अभी हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन का मास 16 है। कार्बन ले लेते हैं तो कार्बन का 12 है, 12 है। लाइकवाइज तो डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट मास होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, compounds are formed when the atoms of a different elements combine in a fixed ratio. अकॉर्डिंग टू डाल्टन उन्होंने बताया था कि अगर मुझे कोई कंपाउंड बनाना है जैसे H2O तभी बनेगा जब उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम मिक्स होंगे एक ऑक्सीजन के एटम के साथ। तो फिक्स प्रोपोर्शन है 2:1, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, और तभी जाके वाटर बनेगा H2O। ऐसे अगर मैं ग्लूकोज के बारे में बात करूं C6H12O6, यहां पर भी अगर आप देखोगे तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 and oxygen 6, so C6H12O6 is also a fixed combination for glucose. Okay, now next statement, chemical reaction involve only the recognition of atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction. अब यहां पर डाल्टन का जो फोर्थ स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन जब इन्वॉल्व होंगी तो ये सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम होगा, सिर्फ और सिर्फ। जैसे अगर मुझे बात करना है कार्बन यानी कोल
और ऑक्सीजन अगर हम लोग लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और दैट मीन्स कंबक्शन ऑफ कार्बन की रिएक्शन अगर हम लोग देखते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वहां से CO2 निकलेगा और हीट जनरेट होंगी। तो इसमें आप देखो कि कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एटम है। अगर यहां पर मुझे आपको समझा के बताना है तो लेट मी ट्राई। कंट्रोल, ये है कार्बन, और यहां हम लोग बात करें कि कार्बन की कंबक्शन रिएक्शन देखते हैं तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन ले लेते हैं। कितने ऑक्सीजन लगेंगे आपको? 2 ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब जलेगा तो आप देखो आपको मिलेगा यहां पर CO2 प्लस हीट। जब कोयला जलता है तो हीट बनती है, तो आपको यहां पे मिलेगा CO2। अब इसमें आप देखोगे कि कोई भी एटम ना तो क्रिएट हुआ है ना डिस्ट्रॉय हुआ है, ये सिर्फ रीअरेंज हो गए। कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग थे, अब ज्वाइन हो गए और रीऑर्गेनाइज हो गए CO2। तो ऐसे ही डाल्टन का बोलना है कि कभी भी आप ना तो एटम को क्रिएट कर पाओगे ना ही आप डिस्ट्रॉय कर पाओगे इन अ केमिकल रिएक्शन। इट इज दैट मीन्स ओनली द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम होगा। सो दिस आर ऑल 4 स्टेटमेंट ऑफ द Dalton's law. First statement is very common. Matter is consist of very small, tiny, indivisible particles called atom. ये आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। 1808 डाल्टन ने प्रपोज किया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि ऑल एटम्स गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज मतलब कॉपर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेगा तो सभी का कॉपर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेगा, मास उनका सेम रहेगा। एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। नाउ sorry, compounds are formed when atoms of a different elements combines in a fixed ratio। जैसे हमने यहां पर पानी का एग्जांपल लिया कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होके एक कंपाउंड बनेगा, मगर वो एटम का कॉम्बिनेशन फिक्स रहेगा। जैसे ग्लूकोज का C6H12O6, पानी का H2O। ऐसे केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते वक्त सिर्फ हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन होगा, atom neither be created nor be destroyed. So this is all about Dalton's atomic theory. Now moving toward the next. तो अगला आपके सामने ये आपके क्वेश्चन दिया है, कैन यू रिकॉल व्हाट इज एटम एंड मॉलिक्यूल, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ वन एटम एंड व्हाट आर आइसोटोप्स। So what is atom and molecule? So atom अभी हमने बात किया कि it is tiny indivisible part of matter is to be called as atom। तो atom की definition तो हो गई, tiny indivisible part, है ना। Molecule, when 2 or more than 2 atoms goes under fixed combination, fixed combination होना जरूरी है, and leads into the compound, this is to be called as molecule। For example अगर आपको यहाँ लेना है H2O, क्या बोलोगे आप यहाँ पर? 2 या 2 से ज्यादा एटम फिक्स कॉम्बिनेशन में जब एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक कंपाउंड बनाते हैं, उस कंपाउंड को हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे। जैसे कि H2O एक मॉलिक्यूल है, सही है। कौन एलिमेंट इन्वॉल्व है इसके अंदर? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। फिक्स रेशो क्या है? 2:1, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, और बना मॉलिक्यूल। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन एटम का और मॉलिक्यूल का। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? दिस इज अगेन अ सिंपल टास्क, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कितने रेज टू पावर में हम लोग ग्राम में मेजर कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर आपको ध्यान में रखना है तो हम लोग यहां पर बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए। जब मुझे यहां ध्यान में रखना है कि 10 टू द पावर माइनस, अगर मैं यहां पे बात करूं 24 माइनस 24, ध्यान में रखना 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम में आपकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है मास ऑफ एटम इन ग्राम। अगर यही किलोग्राम में कर देंगे ना तो आपको कुछ नहीं, यहां पर 10 टू दी पावर किलोग्राम में और -3 ऐड कर दोगे इसके अंदर, यानी -27 किलोग्राम में आपकी मैग्नीट्यूड है एक एटम की। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज आइसोटोप? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज आइसोटोप। अब आपको इसके पहले भी आया था आइसोटोप, मगर हम लोग यहां पर भी बात करते हैं आइसोटोप यानी क्या। सो आइसोटोप्स ऐसे कंपाउंड है ना, ऐसे एलिमेंट्स है
जैसे कार्बन, जिनका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम है, जिनका पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर सेम है, बट उनके अलग अलग मास है ना, उनके अलग अलग मास है, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोप्स. सो आइसोटोप्स आर नथिंग बट हैविंग द सेम atomic number as well as same periodic position but having a different mass number are to be called as isotope. For example, हम लोग आगे देखेंगे कार्बन के आइसोटोप, और वो समझ में आया. तो what are the isotopes? Isotopes are nothing but, or isotopes are defined as the element having the same atomic number or same position in periodic table but different mass number. अब आइसोटोप में डिफरेंट मास नंबर है, इसका मतलब उनके पास अगर पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन सेम है तो इसका मतलब उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनके सेम होंगे. यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर सेम है तो डिफरेंस क्या होगा उसके अंदर, तो उसके अंदर डिफरेंस होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बीच में, है ना. तो दे हैविंग अ डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, जो हम लोग हमारे जेई के क्लास में कवर करते हैं इसको डिटेल में. यहाँ आपको इतना ही काम है आइसोटोप की डेफिनेशन. Now coming toward the next part, so atomic and molecular masses. So atomic and molecular masses अगर मुझे बात करना है, so every element have a characteristics atomic mass. mass of, अगर हम लोग बात करें हर एलिमेंट को एक कैरेक्टरिस्टिक्स मास है ना, जहां हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, हर चीज को उनका एक खुद का एक मास है. तो उस मास को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास. उस एलिमेंट के मास को हम लोग कंसिडर करेंगे एटॉमिक मास. ठीक है. सो यहां अगर हम लोग बात करना है कि मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम अगर मुझे कंसिडर करना है, जैसे एटॉमिक मास के बारे में हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1.6736 इंटू 10 टू द पावर 24 ग्राम. तो आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास, बस उसी का आंसर ये है. देखो आप 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम में हमने आंसर दिया है ना. तो मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1.6736 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 ग्राम. तो ये हमने आंसर दिया यहाँ पर. ठीक है. तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. हम लोग यहाँ पर हर बार बता रहे हैं कि हर एलिमेंट को एक कैरेक्टरिस्टिक्स मास है एंड दैट एलिमेंट का मास इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, है ना. जो कि हम लोग बात करते हैं कि हाइड्रोजन का कितना है 1.6736 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम. इतना हल्का हाइड्रोजन है. ठीक है. नाउ आगे चलते हैं थोड़ा सा. तो अगर मुझे बात करना है मास ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन. कार्बन कितने नंबर पे, 12 नंबर पे. तो मास ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन, दैट इज 12 नंबर. ओके. एटम एज अ स्टैंडर्ड. सो हम लोग ये जो सिस्टम मिली है 1961 में, इन्होंने क्लियर बताया कि आपको अगर किसी का भी मास कंपेयर करना है, मास ऑफ एन एटम कंपेयर करना है, तो वो किसके रिलेशन में कंपेयर करोगे आप, वो करेंगे आप कार्बन 12 के रिलेशन में. यानी कार्बन जो जिसका एटॉमिक नंबर हम लोग अगर बात करेंगे तो ये पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे है और उसका एटॉमिक मास जो है वो हम लोग बोलेंगे 12 है. समझ में आए. तो एटॉमिक मास उसका 12 है, उसके साथ ही आप कंपेयर करोगे. दिस इज द स्टैंडर्ड. सो उस स्टैंडर्ड को हम लोग आगे ले लेते हैं. तो कार्बन 12 को कितना यूनिट की कंसिडर किया उन्होंने, 12 एटॉमिक मास यूनिट, AMU. तो अगर आपको पूछा गया कि हाइड्रोजन का मास कितना है तो आप बोलोगे 1/12 ऑफ द एटॉमिक मास यूनिट. ऐसे हमको उसका लगाना पड़ेगा 1/12 ऑफ द कार्बन. ओके. अगर हमें ऑक्सीजन के बारे में बात करना है तो 16/12. सो ये एटॉमिक मास यूनिट में हम लोग बात करेंगे. जैसे हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ एक एग्जांपल दिया है आपके सामने. 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मच, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12. क्योंकि आपको क्या बोला गया है कि कार्बन 12 के मास के जितने यानी एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है. आपको यहाँ पे क्या सोचना है इसमें कि अगर ये 12 AMU है तो 12 AMU का मास कितना है, तो कार्बन के मास जितना है. सही है. मास ऑफ 1 कार्बन जितना 12 AMU का है. तो 1 AMU का कितना होगा, तो ये 12 कहां जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में जाएगा. सही है कि नहीं. आपको क्या बताया यहाँ के, एक कार्बन का मास इज इक्वल टू 12 एटॉमिक मास यूनिट. आपको पूछा गया 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच,
तो 1 एटॉमिक के लिए यहाँ पर ये 12 को निकाल दो तो 1 हो जाएगा, और ये 12 कहाँ जाएगा, इधर कार्बन के न्यूमरेटर, कार्बन न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में जाएगा 12। तो वैसे ही 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। सो यहाँ अगर हम लोग बात करें मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना है, तो 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो दिस इज नथिंग बट 1 AMU इज नथिंग बट क्या हुआ यहाँ पर, ये ध्यान दो, 1 AMU इज नथिंग बट 1 AMU is simply this quantity, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 AMU is equal to 1.66056 into 10⁻⁻24 ग्राम। बट द AMU is the terminology is somehow अभी हम लोग नए रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो AMU के बजाय अभी आपके पास डाल्टन ये यूज होता है ना। रिसेंटली AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यूनिफाइड मास यूनिट UMU, और उसको बोलते हैं डाल्टन। तो दैट मीन्स अगर मैं बात करूं यहाँ पर यूनिफाइड मास यूनिट के, तो ये भी बहुत कम यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं डाल्टन। कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, डाल्टन। सिंबल क्या है उसका, U, या हम लोग उसको DA इसमें हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक मास। ओके, नाउ आगे चलते हैं हम लोग, अब प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। ये दिस इज प्रॉब्लम इन गिवन यूर टेक्स्ट बुक। ओके, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम इज 26.56 समथिंग समथिंग इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन U मतलब हमें डाल्टन में निकालना है या और, तो ये किस में दिया है, ग्राम में दिया है। सो यू नो वेरी वेल अबाउट दैट 1 ग्राम, अगर आप प्रीवियस साइड पे जाओ तो आपको पता चलेगा 1 AMU इज इक्वल टू दिस मच ग्राम। आपको क्या बोला है कि इतना ग्राम दिया है तो कितना AMU है यही निकालना है, तो आपको क्या करना है, ये ग्राम देखना है। तो आपका पहला रहेगा मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना है, ये दिया है 26.56 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। नाउ अगर 1.600 ये हमको मालूम है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 इज इक्वल टू 1 U, ये कहां से मिला, तो हमको ये प्रीवियस स्लाइड से मिला है। अगर आप देखना चाहते हो तो हम लोग फिर से प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं, यहाँ पे 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 है ना इंटू 10⁻⁻24, यहाँ से हमें मिला। तो ये हम लोग आगे बढ़े तो 1 तो इसीलिए अगर इतना ग्राम इज इक्वल टू 1 U होता है या 1 डाल्टन हो सकता है, तो आपको 26.56896 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ये कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये कैसे, ये है ना बेटा, इसको कंसिडर करते हुए कि ये पूरी टर्मिनोलॉजी को, ये -10 -24 नहीं है, ये इसका पावर है 10⁻⁻24। यहाँ पर भी आप कंसिडर करते वक्त वही कंसिडर करो 10⁻⁻24, ठीक है। तो अब सिंपल सा टर्म है ये, ऐसा ये यानी कितना, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये सबसे अच्छा तरीका है। दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन मार्क एंड 26 इंटू 1 U। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको पता चलेगा कि ये आपको आंसर सिंपल सा आंसर है ना। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो यहाँ देखो 26 इंटू 1 और ये 1.66 इंटू क्वेश्चन मार्क, सो क्वेश्चन मार्क इधर आ गया, ये डिवाइडेशन में चले गए, तो 16 इज द आंसर। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन और मॉलिक्यूलर दैट इज मास ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम इज 16 U, और हमें मालूम है कि ऑक्सीजन का 16 है ना। तो ये इस वे से कैलकुलेट किया। आगे चलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास इज अगेन द टर्मिनोलॉजी जहां हम लोगों को बात करना है कि हमारे पास मेनी नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट एग्जिस्ट इन अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 1 आइसोटोप्स। जैसे हमने अभी बात किया था आइसोटोप यानी क्या, आइसोटोप यानी पीरियोडिक टेबल में उनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन सेम रहेंगी, मगर उनका मास नंबर अलग अलग होगा। तो उनका मास कैसे डिसाइड होगा, तो उनका मास जितने भी वो एग्जिस्टिंग फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे क्लोरीन 35 और 36 और 37 में अवेलेबल है, तो क्लोरीन का हम लोग 35 और 37 का एवरेज निकाल के 36 निकाल लेंगे, है ना। तो वैसे ही बहुत सारे एलिमेंट अपने अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है, तो उनका सबका एवरेज निकालेंगे और वो एवरेज मास रिप्रेजेंट करेगा उनके एटॉमिक मास को, ठीक है। जैसे अब हम लोग आगे चलते हैं, सो
आइसोटोप्स हमने टर्मिनोलॉजी क्लियर की। सो द एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स, यहां अगर मुझे बात करना है, हैव ऑफ आइसोटोपिक एलिमेंट इज द वेटेड एवरेज। अगर हम लोग आइसोटोप्स, तो हमने अभी क्लियर किया आपको आइसोटोप्स मींस क्या है ना। द एटॉमिक मास ऑफ एन आइसोटोपिक एलिमेंट इज द वेटेड एवरेज ऑफ एन एटॉमिक मासेस टेकिंग इनटू अकाउंट द एटॉमिक मासेस। अगर हम लोग यहां बात करेंगे टेकिंग इनटू अकाउंट द एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ऑकरेंस, ठीक है, दैट इज परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस। तो ये हमें देखना जरूरी है। सो दिस इज कॉल्ड एज एवरेज एटॉमिक मास। तो यहां आइसोटोपिक एलिमेंट रहेंगे, वही उनका ही एवरेज निकलेगा। अगर एक कंपाउंड है जिसका आइसोटोपी अवेलेबल नहीं है, तो उसका एटॉमिक मास जो है वही उसका एवरेज एटॉमिक मास है, क्योंकि उसमें कोई दूसरा एवरेज निकालने को जगह नहीं है ना। मगर एक एलिमेंट है जैसे कार्बन, जो कि अवेलेबल है 3 आइसोटोपिक फॉर्म में, तो आपको कार्बन का जब निकालना है तो आपको तीनों के उसके परसेंटेज देखना पड़ेगा और उस हिसाब से उसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम लोग एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको भी। जैसे ये कार्बन है, आप देखो कार्बन 12 AMU 98.89% अवेलेबल है, ठीक है। दिस इज कार्बन, अगर मैं बात करूं 13, तो ये और ये C14 जो है ना, रेडियो आइसोटोप है कार्बन का, रेडियो आइसोटोप। और ये ध्यान में रखो, ये कार्बन डिकेइंग के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? कार्बन डिकेइंग के लिए। बहुत ही कम परसेंटेज में अवेलेबल है, देखो 2 × 10⁻⁻10, इतना कम परसेंटेज में ये अवेलेबल है, ठीक है। तो मेजरली यही रोल प्ले करेगा और ये रोल प्ले करेगा, मगर इनका मुझे एवरेज निकालना है, कैसे होगा, तो हम लोग इसका एवरेज का देखते हैं। ओके, आप देखो कैसे एवरेज निकाला इसका हमने, बहुत ही सिंपल वे में। 12U हमने देखा कि ये है, ठीक है, कितना परसेंटेज है, 98.89 है, तो यहाँ हमने 98.89 लिखा और परसेंटेज में इसलिए इसको डिवाइड किया 100 से, प्लस क्या किया 13.0, हम लोग देखें कि 13.300 ये भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। कितना परसेंट में अवेलेबल है, तो इतना, और इस परसेंटेज को हमने डिवाइड कर लिया 100 से। फिर हमने देखा कि मेरे पास 14.003 में भी एक अवेलेबल है, ठीक है, ये भी ले लिया। और कितने परसेंटेज में अवेलेबल है, तो 2 × 10⁻⁻10, इतने कम प्रपोर्शन में अवेलेबल है, तो इसीलिए ये भी ले लिया उसका परसेंटेज, और उसके डिवाइडेशन में हमने 100 ले लिया, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया है तो 100 लेना जरूरी है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर मिलता है 12.011। तो मोर और लेस ये इसी के पास है, 12 के पास है। चलो और आगे देखते हैं, है ना। सो कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन यूजिंग फॉलोइंग डाटा। आप है ना यहाँ से 100 कॉमन लेके एट द एंड आप पूरे आंसर को 100 से डिवाइड कर सकते हो बेटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये भी हो सकता है, जैसे नियॉन का दिया है, नियॉन 20 आपके पास है 19.99, 90%। नियॉन 21 आपके पास है 20.99, ये भी 0.26% में अवेलेबल नेचुरल अबंडेंस में। और नियॉन 22 ये आपके पास अवेलेबल है 21.9914, ओके। तो इसका परसेंटेज कितना है, 8.82। अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे कि अभी हमने किया, आपको फॉर्मूला लगाना है। जैसे कितना, ये 19 पॉइंट है ना, तो ये 19 ले लिया हमने, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, इसको मल्टीप्लाई इसके परसेंटेज से करोगे, और डिवाइड किससे करोगे, तो 100 से कर दिया जाएगा। सही है क्या, बिल्कुल। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, ये परसेंटेज है, मल्टीप्लाइड बाय उसका परसेंटेज ले लो, डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय उसका परसेंटेज ले लो, डिवाइडेड बाय 100। तो 100 एट द एंड आप लगा सकते हो साथ में कॉमन में, ठीक है, पूरे आंसर को। तो आगे देखते हैं, तो इसका आंसर कैसे बनेगा, ऐसे एटॉमिक मास ऑफ 20 नियॉन मल्टीप्लाइड बाय परसेंट, उसके परसेंटेज कितने 90.92, तो एटॉमिक मास ये है ना, ऐसे करके। और एट द एंड हमने 100 कॉमन निकाल के आखिर में ले लिया। सो दिस विल लुक लाइक दिस वन, 19.992 मल्टीप्लाइड बाय 90.92, फिर ये 20 ले लो, इसको मल्टीप्लाइड बाय 0.26, 21 ले लो, इसको मल्टीप्लाइड बाय 8.82, और अगर आप देखोगे सॉल्व करके 100 से, तो आपको आंसर मिल गया है यहाँ पर। दिस वन इज द एग्जैक्टली द आंसर। नाउ आगे चलते हैं। ये हम लोग अगर बात करेंगे एलिमेंट के बारे में, तो अब यहाँ देखो, इसमें बहुत कॉमन चीज बताई है हमारे पास कि अगर पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट है, तो उसका जो एटॉमिक मास आपको दिखता है, जैसे पीरियोडिक टेबल में आपके पास एलिमेंट है कार्बन और उसका एटॉमिक मास दिखता है 12, तो पीरियोडिक टेबल में जो उसका एवरेज लिया गया है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में एक्चुअली जो भी लिए है एलिमेंट के मास, वो उनके एवरेज मास है, क्लियर है।
वैसे ही अगर मैं बात करूं और हमको आसानी जाए इसीलिए प्रैक्टिकल कंसिडरेशन को उनको राउंड अप करके बता दिया है पीरियोडिक टेबल में। तो कार्बन 12.011 है मगर लिया कितना 12 है। नाइट्रोजन अगर मैं बात करूं यहाँ पर यहाँ कुछ तो भी आपके है ना किताब में गलती है इसकी नाइट्रोजन के बारे में, क्योंकि नाइट्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास है 14, तो ये करेक्ट कर लेना बेटा किताब में। ये 79.904 AU दिया है, इट इज 79 नहीं है, ये 13.9 सॉरी 13.990 है, ठीक है। तो इसको करेक्ट करना, ये गलत है आपकी किताब में, प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लीजिए। ओके, ऑक्सीजन का 15.999 है जिसको कि एवरेज हमने कंसिडर कर लिया 16, है ना, वो आसानी जाती है 16 समझने के लिए। क्लोरीन का 35.453 है तो उसको 35.5 कर लिया एवरेज को, लाइकवाइज। तो दिस इज द करेक्शन, दिस इज द अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो भी मास रहेगा वो एवरेज मास रहेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच कंस्टिट्यूट द मॉलिक्यूल। जैसे कि अगर हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे H2O, तो H2O में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का आप मास क्या लोगे तो उसका एवरेज मास लोगे, कितना है 16। हाइड्रोजन का क्या लोगे तो उसका एवरेज मास लोगे, कितना है तो 1। तो ये हुआ मॉलिक्यूलर मास के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज, कार्बन कितना है अभी हमने देखा, कार्बन है 12, आपको पता है कार्बन कितना है तो कार्बन है 12, ऑक्सीजन कितना 16। तो आप करके देखो, 12 ले लो यहाँ कार्बन के, है ना, 12 हो गए कार्बन के प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं तो आपके पास 16, एक ऑक्सीजन के ऐसे आपके पास 2 है तो 2 इंटू 16 आप मिला लो कितने हो गए देख लो, 30 आई थिंक सो 32 एंड 44 इज द आंसर होना चाहिए आपका। तो आप देखो आगे इसको, 1 एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप देखो इसको तो ये 44 आंसर आ गया। लाइकवाइज बहुत ही सिंपल, H2O का ऐसे ही निकालेंगे तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का 1 है, ऐसे 2 हाइड्रोजन है आपके पास तो हो गए 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 हो गए 18। सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट। ओके, नाउ C6H5Cl, दैट मीन्स अगर यहाँ हम लोग बात करेंगे ये अगर आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर तो ये रिंग स्ट्रक्चर है, तो कार्बन का कितना तो 12। ओके, अगर आप देखोगे कार्बन का 12, आपको हाइड्रोजन का 1, ऐसे 5 हाइड्रोजन है आपके पास, कार्बन का 12, ऐसे आपके पास 6 कार्बन है। ओके, और ये 6 कार्बन का ले लिया, ये 5 का ले लिया, और क्लोरीन कितना है आपके पास, क्लोरीन 1 ही है तो 1 क्लोरीन का एज इट इज 35.5 ले लिया, और इसके टोटल आप सॉल्व करके देखोगे तो आपको मिलेगा 112.5। दिस इज द सिंपल वे टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। ओके, नाउ H2SO4, H2SO4 में हमें मालूम है हाइड्रोजन का 1, ऐसे 2 है आपके पास तो ये ले लिया 2, आपको सल्फर का मालूम है 32 तो सल्फर ले लिया, 1 ही है तो 32 ले लिया, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो ऐसे पास आपके पास कितने ऑक्सीजन है तो 4, तो 16 इंटू 4, और टोटल आपको मिल गए यहाँ पर 98। कितना हुआ इसका H2SO4 का 98। सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट। नाउ moving toward the next, these are the some problems you need to solve it. Find the mass of one molecule of oxygen O2 in AMU and in grams. तो आपको AMU तो आसान जाएगा, एक ऑक्सीजन 16 तो 2 ऑक्सीजन के 32, तो AMU में तो आपको मिल जाएगा, मगर ग्राम में देखना है तो आपको इस वे में जाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द सिंपल वे, एक मॉलिक्यूलर 2 इंटू 16 तो आपको 32 निकालना आसान हो जाएगा AMU में, बट एट द सेम टाइम दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको जब तक नहीं पता कि 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, तो ये ध्यान में रखो और ये इसी को सॉल्व करो, है ना, और इससे मल्टीप्लाई कर दो AMU को तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है यहाँ पर 2 मार्क के लिए, और ये MCQ हो सकता है तो आपको आ जाएगा। तो ऐसे आपको अभी 2 क्वेश्चन और सॉल्व करना है जो मैं आपको यहाँ देता हूँ, ये क्वेश्चन आप पेन डाउन कर लीजिए और इसको आप आपके असाइनमेंट के तौर पे सॉल्व करके मुझे भेज दीजिए। ओके, सो थैंक यू। आप ये क्वेश्चन देखिए, आपको ये वीडियो अगर पहली बार नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट है तो आपको थोड़ा बार बार देखना पड़ेगा, बट यू नीड टू सी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए और बहुत अच्छी से आना चाहिए। चलो थैंक यू।
और अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अगेन।